नमस्कार मित्रों, इग्नू के द्वारा संचालित इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आज आप लोगों के सामने आप लोगों का पाठ्यक्रम गद्य काव्य का परिचय लेकर के उपस्थित हूं। यह संस्कृत भाषा और साहित्य का ही एक अंश है जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। मित्रों, गद्य काव्य की चर्चा करने से पूर्व हमारे लिए यह आवश्यक है कि यह जान लें कि गद्य है क्या, गद्य कहते किसे हैं, या गद्य का प्रारंभिक रूप स्वरूप क्या है। अगर सामान्य भाषा में आप समझना चाहें तो आप जो बोलते हैं या बचपन से जो बोलना प्रारंभ करते हैं वह विधा ही गद्य की है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का छंद, किसी भी प्रकार की तुकबंदी, किसी भी प्रकार का लय आदि नहीं होता। अगर गद्य के शास्त्रीय लक्षण को देखें तो हम काव्यादर्श, जो कि महाकवि दंडी की रचना है, उसमें संस्कृत में लक्षण आप पाएंगे कि अपादः पद संतानो गद्यमाख्यायिका कथा। अपादः अर्थात जिसमें कोई चरण नहीं होता, पद संतान अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की जो पद संख्या आदि जो है उनकी परंपरा नहीं होती, संख्या निर्धारित नहीं होती, हम उसे गद्य कहते हैं। और ये गद्य के दो रूप का भी संकेत दंडी ने यहाँ पर किया है, आख्यायिका और कथा, जिसकी चर्चा इसी में हम आगे चलेंगे। गद्य का प्राथमिक रूप यजुर्वेद में प्राप्त होता है। इनफैक्ट यजुर्वेद के भी कई ऐसे मंत्र हैं जो कि गद्य में पाए जाते हैं, तो इसलिए यजुर्वेद का लक्षण भी बनाया गया गद्यात्मको यजुः, अर्थात जो यजुर्वेद हैं, यजुर्वेद जो है वह गद्यात्मक है, अर्थात गद्य शैली में लिखा गया है। इसी को दूसरे ढंग से भी हम लक्षण में लेते हैं अनियताक्षरावसानो यजुः, अर्थात जिसमें अक्षरों का अवसान नियत नहीं है, अर्थात किस वर्ण के बाद, किस शब्द के बाद, किस पद के बाद हम अपने वाक्य का अवसान करेंगे, यह जहां निर्धारित नहीं होता वह यजु है, और यजु ही जो है वह गद्य का प्रारंभिक रूप है, यजुर्वेद गद्य का प्रारंभिक रूप है। अब अगर इसके विकास परंपरा को हम देखें तो मित्रों, ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो आपको गद्यात्मक शैली में लिखा प्राप्त होता है। उपनिषद में कई सारे ऐसे उपनिषद हैं जिनमें कि गद्यात्मक शैली में हमें मंत्र उपलब्ध हैं। वेदांग में कतिपय वेदांग हैं जिसमें हम प्राप्त करते हैं कि गद्यात्मक शैली में लिखे गए हैं। महाभारत में भी, जो कि एक अगर स्वरूप की दृष्टि से देखें तो महाभारत हमें लगता है कि पद्यात्मक है, लेकिन हाँ पद्यात्मक है, कहीं कहीं इनमें भी गद्य के माध्यम से हमारे सामने सूचना और संवाद प्राप्त होते हैं। कालांतर में विविध शास्त्रों के ऊपर जो लिखे जाने वाले भाष्य हैं, वे भाष्य भी हमारे सामने गद्य के रूप में प्रस्तुत होकर आए। तो इस तरह से अगर आप प्राचीन पद्धति में गद्य के रूप स्वरूप को जानना चाहें तो वह आपके सामने स्पष्ट है। इसके साथ ही आप जो अगर हम महाभारत आदि के बाद, जिसका कि डायरेक्ट लोक परंपरा से संबंध होता है, अगर उस दृष्टि से देखें तो मित्रों, जूनागढ़ में रुद्रदामन का एक अभिलेख है, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। वो विशुद्ध आपको गद्यात्मक शैली में है, गद्य में ही लिखा गया यह अभिलेख है। समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा। समुद्रगुप्त का एक अभिलेख प्राप्त होता है, प्रयाग प्रशस्ति नाम से यह अभिलेख प्रसिद्ध है, जिसके लेखक हरिशेन हैं। उनका भी यह अभिलेख जो है आपको गद्य रूप में प्राप्त होता है। और बाद में गुप्त काल के कई ऐसे अभिलेख हैं जो गद्य के फॉर्म में पाए जाते हैं और अलंकारिक गद्य के रूप में हम उसे प्राप्त करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर आप गद्य के उद्भव की चर्चा करें तो हम इसे वैदिक काल से लेंगे, क्योंकि हम जिस गद्य काव्य के उद्भव की चर्चा करते हैं वह बोलचाल की भाषा नहीं, बल्कि विविध विद्वानों के द्वारा गद्य शैली में लिखे गए काव्य की चर्चा कर रहे हैं। और इसी परंपरा में जब हम विशुद्ध लौकिक काल के काव्य, क्लासिकल एरा के काव्य की चर्चा करते हैं, जिसे कि हम विकास की अवस्था कहें, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा सुबंधु का, दंडी का और बाणभट्ट का।
ये तीनों बड़े ही प्रसिद्ध गद्यकार हो चुके हैं। इनकी चर्चा आगे भी करेंगे। सुबंधु की रचना है जो कि वासवदत्ता है। यह एक प्रेम कथा है, विविध कह सकते हैं कि एक कठिन गद्य शैली में लिखा जाने वाला। दंडी का जो रचित ग्रंथ है दश कुमार चरितम, और उसी प्रकार बाणभट्ट की दो रचना प्राप्त होती है जो कि हर्षचरितम और कादंबरी के नाम से विख्यात है। लेकिन इसके साथ ही एक सुदीर्घ परंपरा, एक लंबी परंपरा भी हमें प्राप्त होती है गद्य काव्यों की। मित्रों, ये गद्य काव्य की परंपरा को वैसी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जो प्रसिद्धि नाटक को है या जो प्रसिद्धि महाकाव्य को है। कारण कि इसमें अगर आप देखें तो एक बंध बना करके, पाठकों के आकर्षण का केंद्र बना करके गद्य को प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन कार्य माना जाता है। इसीलिए लोक परंपरा में एक कहावत सी चल पड़ी जो आपके सामने आप देखेंगे, स्लाइड्स में अवेलेबल है, गद्यम कवीनाम निकषम वदंती। यानी गद्य की जो रचना है वो कवियों के लिए कसौटी है। निकष, कसौटी। कसौटी किसे कहा जाता है? कसौटी वो होता है जिसपे कि सुवर्णकार अर्थात जो ज्वेलर्स होते हैं, जो सोने की परख करने वाले होते हैं, उनके पास एक पत्थर होता है जिस पर कि वो सोना को घिस घिस करके पहचान करता है कि सोना खरा है या खोटा है। तो इसीलिए यदि किसी कवि की पहचान करनी हो कि वो कवि श्रेष्ठ है या वो कवि निकृष्ट है, तो उसकी पहचान गद्य लेखन में होती है। और यही कारण है जो मैंने शुरू में आपके सामने प्रस्तुत किया कि गद्य काव्य परंपरा में गद्य कारों की संख्या जो है वो नाटक की अपेक्षा या महाकाव्य की अपेक्षा कम है। और अगर आप दो चार नाम सुने तो मैं समझता हूं कि किसी भी आप अच्छे से अच्छे विद्वान के सामने भी अगर आप चर्चा करेंगे तो शायद 10 गद्यकारों के नाम उनके सामने प्रस्तुत कर पाना कठिन हो जाता है। अस्तु, तो ये एक विकास की परंपरा जो लौकिक एरा के जो कवि हैं, मैंने इनको आपके सामने रखा। अब अपना प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो गद्य काव्य हैं इनके भेद कितने हैं। तो जब हम लोग अभी पूर्व में दंडी के द्वारा गद्य के दिए गए लक्षण के विषय में जानकारी ले रहे थे तो वहां हम लोगों ने पाया था कि अपाद जो पद संतान की चर्चा आई थी, तो वहां पर गद्यम आख्यायिका कथा इसकी भी चर्चा आई थी। तो वहीं से हम यह बोध लेते हैं, यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि दो प्रकार के गद्य काव्य होते हैं, एक कथा और एक आख्यायिका। अगर आप आख्यायिका शब्द के अर्थ को लें, आख्यायिका का लक्षण लेना चाहें जो कि अमरकोश से प्राप्त लक्षण है, वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है कि आख्यायिकोपलब्धार्था, जो उपलब्ध विषय है, जो ज्ञात विषय है, उनको आधार बनाकर के जो लिखा जाने वाला काव्य है वह आख्यायिका कहलाता है। जैसे हर्षचरितम। अब हर्षचरितम में क्या है? राजा हर्ष की, हर्षवर्धन की कथा है, इसलिए यह क्या हुआ? उपलब्धार्था। दूसरे शब्दों में समकालीन जो कोई श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उस पुरुष को आधार बना करके, उनके जीवन वृत्त, उनके जीवन चरित्र को आधार बना करके जो लिखा जाने वाला काव्य होता है वह आख्यायिका नामक काव्य कहलाता है। और बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में या इंग्लिश के जो टर्म्स हैं अगर उनको हम यूज करें तो आख्यायिका के लिए हम कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ बायोग्राफी और समटाइम्स ऑटोबायोग्राफी। जो दूसरा है कथा, वह प्रबंध कल्पना है, एक प्रबंधात्मक रूप होता है, एक कॉन्टिन्यूड स्टोरी चलती है, वृहत एक कहानी उसकी होती है, और यह कल्पना प्रसूत है, यानी कवि की कल्पना से जो निकली हुई कथा होती है हम उसे कथा कहते हैं। और इस रूप में कादंबरी जो है यह इसका एक उदाहरण है कथा का। दश कुमार चरितम भी है, सुबंधु भी है, इसी कथा श्रेणी में है। थोड़ा इसको और हम इस गद्य काव्य के भेद के विश्लेषण को जाने कि दंडी इस स्थल विशेष पर यद्यपि कथा आख्यायिका की चर्चा करते हैं लेकिन उन्होंने इन भेदों के प्रति अपनी अरुचि दिखाई है। चूंकि परंपरा से कथा आख्यायिका भेद प्राप्त हो रहा है, उन्होंने लक्षण दिया, उन्होंने भेदों का विश्लेषण किया, बट इज नॉट द फॉलोअर ऑफ दिस टाइप ऑफ
जो कह सकते हैं भेद, जो काइंड्स हैं, उनको वो ऑथेंटिकेट नहीं करना चाहते हैं। और वे कहते हैं कि वस्तुतः जो कथा और आख्यायिका है, ये एक ही जाति को दो नाम दे दिए गए, यानी एक ही विषय को, एक ही कथ्य को दो नाम दे दिए गए हैं। तो तदनुसार वो उस पर अपनी चर्चा करते हुए कहते भी हैं, अगर आप स्लाइड्स में जो पद्य है उनकी अगर आखिरी पंक्ति देखें कि तत्कथाख्यायिकेत्येका जाति संज्ञा द्वयांकिता, यानी दो संज्ञाओं से इन दोनों विषय का यहाँ पर भेद विश्लेषण किया गया है। अन्यथा कथा और आख्यायिका में भेद नहीं माना जाना चाहिए। और यदि हम कथा और आख्यायिका में भेद मानते हैं तो एक संक्षिप्त रूप में हम यह जान लें कि जो कवि कल्पित है, जो कवि की कल्पनाओं से निकला हुआ काव्य है, वह कथा है जो गद्यात्मक शैली में लिखा गया, और जो समकालीन किसी श्रेष्ठ चरित्र को आधार बना करके अगर काव्य का निर्माण होता है, जिसमें उस चरित्र का जीवन वृत्त होता है, तो वह आख्यायिका श्रेणी में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम शिवाजी को आधार बना करके, महात्मा गांधी को आधार बना करके यदि कोई गद्य काव्य लिखें तो वह आख्यायिका की श्रेणी में गिना जाएगा। मित्रों, अब ये जो दोनों भेद हैं, हमने तो सूत्रात्मक शैली में कथा और आख्यायिका का भेद आपके सामने, लक्षण आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन दोनों में भेद किस प्रकार से दर्शाएं, इसके ऊपर भी शास्त्रकारों ने, साहित्यकारों ने विमर्श किया। और तदनंतर उसके बाद वे कथा और आख्यायिका का लक्षण इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि कथा में गद्य के द्वारा सरस कथानक का निर्माण, कहीं आर्या, कहीं वक्त्र या कहीं अपर वक्त्र छंद का प्रयोग किया जाता है। और आरंभ में पद्यों में नमस्कारात्मक पद्य होता है और खल आदि का चित्रण होता है, यानी दुष्ट पुरुष जिसको हम खलनायक कहते हैं या जिसे हम प्रतिनायक कहते हैं, ऐसे लोगों का भी वर्णन प्रारंभ में कर दिया जाता है। तो इस रूप में यहाँ पर ये कथा है। लेकिन आख्यायिका भी क्या है? यह कथा के ही समान है। इसमें प्रारंभ में कवि के वंश का भी वर्णन किया जाता है और अन्य कवियों का भी कहीं कहीं पद्यात्मक वर्णन होता है। जैसे उदाहरण के लिए महाकवि कालिदास के विषय में चित्रण करते हुए, महाकवि कालिदास की विशेषता को काव्य में प्रस्तुत करते हुए बाणभट्ट ने हर्षचरितम के प्रारंभ में पद्य निर्माण किया है। निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्राशु आदि करके ये जो है श्लोक निर्माण हुआ है। मित्रों, अगर कथा भाग के खंडों की चर्चा करें तो कथा जो है उनका जो आश्वास यानी उच्छ्वास में करते हैं और प्रत्येक के आरंभ में आर्या आदि छंदों का प्रयोग करके भावी घटनाओं की सूचना दी जाती है। नाटक के संदर्भ में इस विषय को आप जानते होंगे कि नाटक की प्रस्तावना में नाटक की भावी घटनाओं की ओर इशारा संकेत किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ हम कथा आदि के विषय में जानते हैं, जिसमें कि किसी ब्याज से आर्या आदि छंदों का प्रयोग करते हुए भावी घटनाओं की सूचना दी जाती है। ऐसा साहित्य दर्पण के कर्ता आचार्य विश्वनाथ का कथन है, जो आपके सामने देखेंगे। उद्धरण स्वरूप यहाँ हमने उद्धृत किया है। अगर इन दोनों में भेद देखें तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में किस प्रकार भेद है, किस प्रकार अंतर है। क्योंकि अब तो यह स्थापित है कि कथा एक विषय है और आख्यायिका एक अलग प्रकार का काव्य है। तो दोनों में अंतर किस जगह है, जबकि दोनों गद्य में ही है, लेकिन अंतर का कोई एक आधार होना चाहिए। तो इस दृष्टि से आपके सामने यह प्रस्तुत है कि कथा में कथा वस्तु कविकल्पित होती है, जबकि आख्यायिका में ऐतिहासिक कथा होती है, इतिहास पुरुष की चर्चा होती है। दूसरा भेद अगर आप देखना चाहें तो कथा के आरंभ में पद्यों के द्वारा सज्जनों की प्रशंसा, दुष्टों की निंदा तथा कवि के वंश का वर्णन होता है, स्पष्ट है। जबकि आख्यायिका में प्राचीन कवियों की प्रशंसा पद्य में और कवि का वंश वर्णन जो है वह गद्य में किया जाता है। इसी प्रकार कथा का विभाजन नहीं होता। आख्यायिका उच्छ्वासों या निश्वासों में विभक्त होती है।
उच्छ्वास और निश्वास समझ लें। यद्यपि उच्छ्वास और निश्वास का अर्थ होता है सांस लेना, सांस छोड़ना, लेकिन सामान्य रूप से जो गद्य में जो आख्यायिका आदि का आप जब विभाजन देखेंगे तो उसमें उच्छ्वासों में विभाजन होता है। जैसे नाटक में अंकों में विभाजन होता है, काव्य में आपको सर्ग में विभाजन होता है, तो उसी प्रकार आख्यायिका का विभाजन उच्छ्वास या निश्वास में होता है। और उच्छ्वास के प्रारंभ में भावी घटना का परोक्ष निर्देश करने वाले पद्य होते हैं। इसी प्रकार कथा में मुख्य कथानक को लाने के लिए दूसरी कथा प्रारंभ की जाती है, यानी दूसरी कथा से हम उसे आरंभ करते हैं, जबकि आख्यायिका में कवि अपना वृतांत दे करके मुख्य कथा को प्रारंभ करता है, अर्थात फोकस्ड पे वो चला जाता है। इसके बाद अगर इन दोनों में समानता की चर्चा करें तो समानता के भी कई सारे भिन्न भिन्न हमारे पास विषय होते हैं। अब जैसे पहली समानता तो यही हुई कि दोनों की रचना गद्य में होती है, एक समानता हो गई। दोनों की शैली भी समान होगी। शैली से तात्पर्य उसकी जो भाषा है, उसमें प्रकृति या उसमें चरित्र घटना आदि का जो विश्लेषण या वर्णन है वो दोनों में समान होती है। उसमें किसी भी प्रकार का भेद या विभेद नहीं होता। रसों और भावों का भी समान रूप से प्रयोग होता है। श्रृंगार रस हो, हास्य रस हो, वीर रस हो, करुण रस हो आदि जो भी जिस किसी भी प्रकार के रस हैं, चाहे वो अंगी रस हो चाहे वो अंग रस हो, और इसी प्रकार भाव, चाहे वो सद्भाव हो चाहे वो असद्भाव हो, चाहे वो कह सकते हैं कि अर्थ देने का सामर्थ्य रख रहा हो या अर्थ देने का सामर्थ्य न रख रहा हो, इन सारी दृष्टि से कथा और आख्यायिका में समानता होती है। प्रकृति की चर्चा भी हमने की। इसी तरह से नगर हो, वन हो, सरोवर हो, राजा हो, राजसभा हो, मृगया हो, प्रेम हो, सूर्योदय हो, चंद्रोदय हो, नदी हो आदि, इन सारे चीजों का वर्णन दोनों में समान रूप से पाया जाता है। तो आप अगर विषय वस्तु की चर्चा करें या चरित्र को आधार बनाएं तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि मूल जो विभेद है, जो दोनों में मूल अंतर है, वो चरित्र के ऊपर केंद्रित है, क्योंकि एक ऐतिहासिक चरित्र है और दूसरा काल्पनिक चरित्र है। रेस्ट सारी चीजें, सारी बातें उसी प्रकार होगी। जो ऐतिहासिक चरित्र है उसमें हमारे सामने सुविधा क्या होती है कि उनके जो कृत्य हैं, उनके जो कार्य हैं समाज में लोगों के पास विद्यमान होते हैं। तो इसीलिए ऐसे चरित्र के लिए जो सूचनाएं हैं वो सूचना इकट्ठा करना कठिन नहीं होता। लेकिन जो काल्पनिक चरित्र होते हैं जैसे कादंबरी आदि के विषय में, वो कवि के लिए श्रम का विषय होता है कि वह अपने काव्य के चरित्र को किस रूप में लोगों के सामने रखें। तो ये एक दोनों में हम अंतर पाते हैं। तभी हमने सार रूप में यही कहा कि दोनों में जो वास्तविक भेद है वो चरित्रगत प्रस्तुति को लेकर के भेद पाते हैं। इसी प्रकार अब आइए गद्य के प्रकार, ये गद्य के भेद, गद्य के प्रकार, जरा इन चीजों को भी समझ लें। वहां पर गद्य काव्य के भेद थे जहां पर कथा और आख्यायिका है, लेकिन जो गद्य लिखते हैं उन लिखने के आधार पर भी हम भेद पाते हैं, जिसको हम शैली कहते हैं। जो स्टाइल ऑफ a particular author, a prose writer, वो जो स्टाइल है, वो जो शैली है, हम उसमें भी भेद पाते हैं। और तदनुसार शास्त्रीय दृष्टि से 4 भेदों की चर्चा की जाती है। यद्यपि मैं 3 भेद ही मानता हूं, अभी भी मैं चर्चा करूंगा, यद्यपि प्रसिद्ध 3 भेद ही हैं क्योंकि वो गद्य के भेद हैं, लेकिन जो साहित्य शास्त्र में हमें प्राप्त होता है वो 4 प्रकार के भेद प्राप्त होते हैं। एक है मुक्तक, दूसरा है वृत्तगंधी, तीसरा है उत्कलिकाप्राय, चौथा है चूर्णक। अब जो इसमें वृत्तगंधी है वस्तुतः यह गद्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि गद्य में प्रयोग में लाए जाने वाले जो पद्य है उन पद्य के छंद की ओर इसमें इशारा है। तो इसीलिए डायरेक्टली यह जो है गद्य का प्रकार नहीं माना जाना चाहिए वृत्तगंधी को। और तब जो बनता है उसको मैं दूसरे शब्द से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उत्कलिका, आविद्ध और चूर्णक। जो समास से रहित गद्य रचना है,
अब आप यहां देख लीजिए, उनको कहते हैं मुक्तक, या हम उसे आविद्ध कह लें, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का समास नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए शुकनासोपदेश जो कि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उसमें जब आप लक्ष्मी वर्णन पढ़ते हैं, लक्ष्मी का प्रसंग पढ़ेंगे, तो उसमें छोटे छोटे वाक्य मिलेंगे। न परिचयम रक्षति, न शीलम पश्यति, न वैदग्ध्यम गणयति, न कुल क्रमम अनुवर्तते। तो ऐसे जो छोटे छोटे वाक्य हैं उनमें किसी भी प्रकार का समास नहीं है। और सरल शब्दों में समझाऊं तो अहम पुस्तकम पठामि, अहम गृहम गच्छामि, सह पुस्तकम पठति, जो ऐसे वाक्य हैं जिसमें किसी भी प्रकार का समास प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसे गद्य को मुक्तक कहते हैं। वृत्तगंधी की चर्चा हमने की आपके सामने। जो उत्कलिका है वो बड़ा कठिन कार्य है, वो बड़े लंबे लंबे समास इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। और ऐसे समासों का मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं उत्कलिका का, कि उद्दाम दर्प भट सहस्रोल्लसिताशिलता पंजर विधृताप्यपक्रामति मद जल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालिता प्रपलायते। आपके यहां मैंने लिख करके नहीं दिया है, प्रयोग किया है, मैंने केवल बोल करके सुनाया आपको, लेकिन यह आपके शुकनासोपदेश प्रसंग में है। जब एक बार फिर से जब आप लोग लक्ष्मी का वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें यह वाक्य आपको मिलेगा। और जो चूर्ण शैली है वो छोटे छोटे समास इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार के हैं या 3 प्रकार के हैं, ये शैली जो है गद्य लेखन की पाई जाती है। और महाकवि बाणभट्ट इन तीनों प्रकार की शैली के लिखने में प्रवीण थे। अन्य कवि भी हैं, दंडी आदि के भी वाक्य हैं, अनवरत याग दक्षिणा रक्षित शिष्ट विशिष्ट विद्या संभार भासुर भूसर निकर घनदर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य हृदय निर्वद्य रूपो भूपो बभूव। लेकिन ऐसे बड़े बड़े वाक्यों से घबराना नहीं है। ये वाक्य जो है उदाहरण के लिए है। जो बड़े कवि होते हैं वे बड़े समास का प्रयोग करते हैं, जो अच्छे कवि हैं जिनको भाषा पर पूर्ण अधिकार हैं वे चारों प्रकार की शैली का प्रयोग अपने काव्य में लाते हैं। मित्रों, इसके बाद जो चर्चा वृत्तगंधी की थी वो आपके सामने स्पष्ट है कि वृत्तगंधी गद्य वस्तुतः गद्य में पद्य प्रयोग का नामांतर है। इसीलिए कई समीक्षकों ने वृत्तगंधी को गद्य शैली का भेद नहीं माना है। अब रही बात जो कुछ हमारे सामने उपलब्ध गद्य के जो साहित्यकार हैं, जो गद्यकार हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग जरूर कर लें। मित्रों, शुरू में ही इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने सुबंधु की रचना है वासवदत्ता। यह भी जैसा इसको मैंने कहा था कि यह प्रेम प्रधान नाटक है। एक राजकुमार स्वप्न में एक नायिका का दर्शन करता है और स्वप्न में देखी गई नायिका से ही उसे प्रणय हो जाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी भाषा, जिसके विषय में कहा जाता है कि प्रत्यक्षर श्लेषमय है, अर्थात एक एक अक्षर के एक से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं। दंडी दश कुमार चरितम की जो दश कुमार चरितम है, इनमें 10 कुमारों की कहानी है। अलग अलग दिशा में 10 कुमार जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से बड़े ही एक लोक परंपरा, लोक साहित्य की दृष्टि से अगर विश्लेषण करें तो कदाचित संस्कृत साहित्य का जो प्रथम लोक साहित्य है गद्य रूप में, वह दश कुमार चरितम है। बाणभट्ट का हर्षचरितम जो कि आख्यायिका है और इसे महाकवि बाणभट्ट ने इसकी रचना की है। इसमें राजा हर्षवर्धन का जीवन वृत्त है। और दूसरी ओर एक काल्पनिक कथा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, कादंबरी, जिसके विषय में कहा जाता है कि कादंबरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते, अर्थात जिसने एक बार कादंबरी के रस का पान कर लिया उसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इतना सुंदर यह काव्य है। इसी प्रकार अंबिका दत्त व्यास की एक रचना है शिवराज विजयम। ये इसके ऊपर में विमर्श करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मित्रों आधुनिक समीक्षकों ने शिवराज विजयम को उपन्यास की शैली का काव्य माना है, जबकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने जो अभी गद्य काव्य के भेद पढ़े उसमें उपन्यास नामक कोई भेद नहीं है। इसलिए मैं एक समीक्षक की दृष्टि से हमेशा से शिवराज विजयम को आख्यायिका कहता रहा हूं। यह उपन्यास नहीं है, क्योंकि उपन्यास जो है वो हिंदी साहित्य से ग्रहण किया जाने वाला भेद है जो कि संस्कृत में परंपरा से प्राप्त नहीं होता।
और यह शिवराज विजयम बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है। इनकी जो मैंने अभी उपन्यास की चर्चा की, ये उपन्यास की चर्चा हो गई। मैं इसकी इस पंक्ति को आपके सामने जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा ही सुंदर गेय यह गद्य है कि कदली दल कुंजायितस्यैतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम पर सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम पतत्रिकुल कूजित पूजितम पयः पूरितम सर आसीत। एक वाक्य अनुप्रास में है ये। और दक्षिण तश्चय को निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतर फल पटला स्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमणाधिक विनत शाख शाखी समूह व्याप्त सुंदर कंदर पर्वत खंड आसीत। तो ये जो लालित्य है, इस लालित्य ने, इसकी भाषा शैली ने शिवराज विजयम को हमारे सामने एक अमर गद्य काव्य बना करके प्रस्तुत किया है। समीक्षकों ने उपन्यास माना, लेकिन साहित्यिक जो शास्त्रीय विवेचन है, विश्लेषण है, उसके आधार पर इसको हमें माना जाना चाहिए कि यह क्या है, यह आख्यायिका है। मित्रों, इसके बाद कतिपय अन्य भी बाण के बाद काव्य लिखे गए, जिन काव्यों ने, ये तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन एक गणना की दृष्टि से, साहित्य समीक्षा की दृष्टि से, या गद्य काव्य के अगर आप सीक्वेंसिंग की दृष्टि से देखें तो ऐसे कई गद्य काव्य हैं जिनकी चर्चा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। धनपाल के द्वारा विरचित तिलक मंजरी नामक गद्य काव्य, वादीभ सिंह द्वारा लिखित गद्य चिंतामणि काव्य, प्रभाचंद्र के द्वारा लिखा गया गद्य कथा कोश, मेरुतुंगाचार्य के द्वारा लिखा गया प्रबंध चिंतामणि। मित्रों, ये यही गद्य काव्य है जिसमें एक मिथ्या कहानी का निर्माण किया गया था कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे और जिस पेड़ की डाल पे वो बैठे थे उसी पेड़ की डाल को काट रहे थे, जो झूठी कहानी है। लेकिन मेरुतुंगाचार्य ने अपने प्रबंध चिंतामणि में इस कहानी को लिखा और आज हम सब लोगों के सामने कालिदास को उसी रूप में उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश, वामन भट्ट की रचना है वेम भोपाल चरित। इसी प्रकार एक मध्य काल में कह सकते हैं कि 17वीं-18वीं शताब्दी में विश्वेश्वर पांडेय की रचना है मंदार मंजरी, जो भी बहुत ही सुंदर रचना मानी जाती है। अंबिका दत्त व्यास की शिवराज विजयम, जिसकी चर्चा की। अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र थे और कदाचित ऐसा माना जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ही इन्होंने शिवराज विजयम की रचना की थी, जिसमें वीर शिवाजी, महाराष्ट्र देश रत्न शिवाजी का आख्यान है। पंडिता क्षमाराव की ये कथा मुक्तावली एक रचना है जो विविध लघु कथाओं का संग्रह है, लेकिन भाषा शैली की दृष्टि से इनकी कथा है बड़ी ही उत्कृष्ट कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। अगर भाषा का आनंद लेना हो तो आप लोग कथा मुक्तावली एक बार जरूर पढ़ें। कुछ वर्तमान रचनाकार हुए, उनमें से रामजी उपाध्याय की रचना द्वास सुपर्णा, जो कि एक सहकारिता आंदोलन को आधार बना करके कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के माध्यम से जो हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सहकारिता आंदोलन यानी मिलकर के कार्य को आगे करने की जो योजना चली थी, उसी के आधार पर ये द्वास सुपर्णा जो एक है ये गद्य काव्य है। द्वास सुपर्णा शब्द भी आप लोग जानते हैं कि यह आपको ऋग्वेद से लिया गया है, जहाँ पर कि मंत्र है द्वास सुपर्णा सयुजा सखाया आदि, तो वहीं से यह शब्द लेकर के रामजी उपाध्याय ने अपने काव्य का परिवर्धन किया, जो कि एक रूप में प्रतीकात्मक गद्य काव्य है। आधुनिक कवि में एक और श्रेष्ठ कवि हुए हैं डॉक्टर रामकरण शर्मा, जिनकी रचना है सीमा। साहित्य अकादमी इस ग्रंथ को प्राप्त है और बड़ी ही सुंदर रचना है। कई सारे विश्वविद्यालयों में सीमा जो है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाहित है। मित्रों, जिस उत्कलिका शैली की बातें हमने प्रारंभ में रखी थी, उनको एक बार मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत करूं, जो कि शिवराज विजयम की पंक्ति है। उसके माध्यम से एक पांचाली रीति भी इसमें प्राप्त होती है कि पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भक्तेषु महामदो यवनः ससेनः प्राविशद भारत वर्षे वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान देदीप्यमान दूर दंड। अगर आप देखें कि उपन्यास हो या लंबे समास की बात हो,
अनुप्रास हो या लंबे समास की बात हो, वो आपके सामने स्पष्ट है, स्पष्ट आपके स्क्रीन पे है। और तब जाकर के आप इसे पढ़ें, इसका आलोडन करें, इसका विलोडन करें और इनके निहितार्थ को समझें। उत्कलिका शैली की भाषा के जो अर्थ हैं उसको निकालना थोड़ा कठिन होता है। अस्तु, इसके बाद जो अब एक बार हम लोग इसकी चर्चा कर लें कि हमने क्या क्या गद्य काव्य के परिचय के रूप में जाना। वैदिक काल से ही इसके अंश प्राप्त होने लगते हैं। यजुर्वेद से हम गद्य काव्य का उद्भव मानते हैं। उसके बाद एक विकास की सुदीर्घ परंपरा है जिसमें हम ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा कर गए, जिसमें हमने उपनिषद हो, महाभारत हो, भाष्य ग्रंथ हो, कुछ जो दर्शन के सूत्र शैली में लिखे गए ग्रंथ हैं उनको भी हम गद्य शैली के ही अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार परिचयात्मक दृष्टि से हम लोगों ने जो कुछ अभिलेख हैं उस अभिलेख की चर्चा की। गद्य कहते किसे हैं इसको हमने जाना, अनियताक्षरावसानम यजो करके जाना। इसी प्रकार से हमने यह भी जाना कि गद्य काव्य के भेद कितने हैं। गद्य काव्य की जो शैली है उस शैलीगत भेदों को भी जानने का प्रयास किया, जहाँ पर उत्कलिका, मुक्तक और चूर्णक जैसे भेदों पर भेद को जाना। हमने उनके कुछ उदाहरण भी सुने, उदाहरण भी जाने। उनके बाद जो हमारे कुछ श्रेष्ठ कवि हैं उनकी रचनाओं को मैंने आपको इस सामने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इस क्रम में कुछ क्षण के लिए बाणभट्ट के विषय में बतला देना हम आवश्यक समझते हैं, क्योंकि बाणभट्ट आपके काव्य का विषय है। मित्रों, आज भी हमारे यहाँ लोक मुहावरा में प्रचलित है कि अपने को बहुत बड़ा बाणभट्ट समझता है। उद्भट विद्वान जो शब्द है इसी बाणभट्ट से आया है, क्योंकि बाणभट्ट के काव्य में जब हम विश्लेषण और विवेचन पाते हैं, जब उनकी भाषा, उनकी परिकल्पना पाते हैं, तो उनको देख करके ही समीक्षक कह बैठते हैं बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात बाण के मार्ग के द्वारा जो सारी की सारी जो पृथ्वी है वो झूठी है। यानी बाण के काव्य में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो, और जिसका वर्णन नहीं किया गया है मानो वह उस काव्य में इस धारा पर कहीं उपलब्ध नहीं होता। तो मित्रों, ये अपना विषय था गद्य काव्य का परिचय। आप लोगों ने ध्यान से सुना। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं, मेरा ये आशा और विश्वास दोनों है कि आपके लिए आपके पाठ्यक्रम में जो सूचना प्राप्त दी गई है, सूचना उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुकूल यह आपके लिए एक व्याख्यान बने। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का इसमें आपका प्रश्न हो तो इसके ऊपर में आप टिप्पणी जरूर करें। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद।